हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्मार्ट एंकर्स क्लासेस के इस नए बेहतर वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 में उपस्थित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम के नियम के बारे में, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है और इस पे आपको सवाल बार बार देखने को मिलेंगे। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग अच्छे से समझेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, हो सकता है आपको नोट्स का लिंक भी मिल जाए। नोट्स का लिंक या पूरे चैप्टर का लिंक मिलेगा, जिससे आप पूरे चैप्टर को डाउनलोड करके पूरा अपना नोट्स बना सकते हो और अच्छे से धीरे धीरे समझ सकते हो। और जो भी चीजें नोट्स में उपस्थित होंगी वो सभी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो कूलाम के नियम को हम लोग एकदम अच्छे से आसान शब्दों में समझेंगे। और चैनल पे यदि पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली टू डेली आपको पर डे क्लास 12 का वीडियो यहाँ पे दिखाई देगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम होता क्या है। और कूलाम के नियम से पहले थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे आवेश के बारे में। आवेश के बारे में जानकारी ये प्राप्त करेंगे कि आवेश जो होता है वो क्या होता है। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पे यदि इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम या अधिक है तो वो वस्तु आवेशित हो जाती है। अब जो आवेशित वस्तु है, वो आवेशित वस्तु अगर पास आते हैं, अगर आवेशित वस्तु अगर आवेशित वस्तु हैं, उन दोनों आवेशित वस्तुओं को हम लोग पास में लाएंगे तो वो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को या तो आकर्षित कर लेती है या तो एक दूसरे को दूर ढकेलती है। लेकिन एक किन बातों पे निर्भर करेगा कि वो कितनी तेजी से आकर्षित कर रही है या कितनी तेजी से दूर ढकेल रही है, कितनी तेजी से वो प्रतिकर्षित कर रही, वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। इस नियम को दिया था कूलाम ने। और चूंकि इस पूरे चैप्टर में हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करने का मतलब है कि इसमें आवेश जो है वो गति की अवस्था में नहीं है। दोनों आवेश जितने भी रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहां से भी आपको टोटल इंक्वायरी मिल जाएगी कि फर्स्ट लेक्चर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पे कूलाम के नियम को थोड़ा सा हम लोग जानकारी में लेते हैं। दो समान या असमान आवेशों के बीच सदैव क्रमशः प्रतिकर्षण या आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके संदर्भ में कूलाम ने एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। देखो, कूलाम के नियम का मेन लॉजिक क्या था। कूलाम के नियम का मेन लॉजिक था कि जैसे हमारे पास दो मार्कर हैं, ये दोनों एक तरीके से हम लोग मान लेते हैं आवेश, एक आवेश यहां पे, एक आवेश यहां पे। अब ये दोनों आवेश को हम वो कूलाम ने देखे तो ये देखें कि इन दोनों आवेशों के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण बल कार्य कर रहे हैं। कुछ कुछ कंडीशन पे उन्होंने ऐसा देखा कि ये दोनों आवेश जैसे जैसे पास लाए जा रहे हैं, ये दोनों आवेश एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो उन्होंने देखा कि जब समान आवेश हैं, जब ये दोनों जो आवेश हैं ये समान हैं, तो उस कंडीशन में ये एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। लेकिन अगर वही असमान आवेश हैं तो उस कंडीशन में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। जैसे अगर एक छोटा सा लॉजिक लें, ठीक ना, जैसे मान लो आप कॉलेज में गए हो या क्लास में गए हो, अगर आपके बगल में कोई लड़का बैठता है तो आपके ऊपर थोड़ा सा भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आपके बगल में कोई गर्ल्स बैठती है तो 10-20% आपके ऊपर नहीं, कुछ तो माइंड में कुछ ना कुछ तो आपके अंदर इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है आप नोट्स एकदम खराब बनाते हो, वो साइड में बैठी तो आपको शर्म आती हो कि हाँ नोट्स एकदम खराब बनाते हो, वो देखेगी तो क्या कहेगी, इससे अच्छा सा नोट्स बनाते हैं, या कुछ भी अलग भी लॉजिक हो सकता है। ठीक, तो वही मेरा कहने का मतलब है कि जब समान आवेश रहेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल रहेगा। अगर असमान आवेश रहेंगे तो उनके बीच में आकर्षण रहेगा। जैसे अगर मान लो किसी ब्रेंच पे एकदम सब लोग पास एकदम बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन में अगर वो लड़का रहेगा तो तुरंत ढकेल के कर दोगे जाओ यहां से। लेकिन अगर एक बार वो गर्ल्स है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उसकी रिस्पेक्ट करोगे और उसको नहीं हटाओगे, बोलोगे कि थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं ही सही। तो ये सब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो कूलाम के नियम में क्या था, कूलाम के नियम में था कि जब समान आवेश थे तो उस कंडीशन में प्रतिकर्षण एक दूसरे को ढकेल रहे हैं इस तरीके से, और जब असमान आवेश थे तो ऐसे खींच रहा था। ठीक, अब जब वो खींच रहा था तो जैसे हम
इस मार्कर को पकड़े हुए और इस मार्कर को भी पकड़े हुए। अब ये मार्कर जो है, ये मार्कर इस मार्कर को अपनी तरफ खींच रहा है। तो खींचने का मतलब क्या है? खींचने का मतलब क्या है कि ये वाला जो मार्कर है इस पे आकर्षण बल लगा रहे हैं, या ये वाला मार्कर इस मार्कर पे आकर्षण बल लगा रहे हैं। तभी तो आप कोई बल लगा रहे हैं, तभी तो वो चीज खिंचाई जा रही है। तो वही चीज यहां पे कहना है, कहने का मतलब कि जब आवेश दोनों अपोजिट रहते हैं, विपरीत रहते हैं, तो वो एक दूसरे को आकर्षण बल लगाते हैं, और यदि यही आवेश समान रहेंगे तो एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। ये वाला मार्कर है, ये वाला मार्कर, इस मार्कर पे कितना आकर्षण बल लगा रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा? इस मार्कर पे आवेश की मात्रा कितनी अधिक है। जितना अधिक आवेश की मात्रा होगी उतना ज्यादा ये वाला मार्कर इस वाले मार्कर पे आकर्षण बल लगाएगा, या इस वाले मार्कर पे जितना ज्यादा आवेश की मात्रा होगी वे उतना ज्यादा इस पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। मतलब अगर हम लोग जो बल इस दोनों मार्कर के बीच में, दोनों आवेशों के बीच लग रहा है, वो डिपेंड करेगा कि इस दोनों आवेशों का मान कितना है। जितना अधिक मान रहेगा उतना ज्यादा इस पे क्या होगा? आकर्षण बल। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स, जो आकर्षण बल, जो बल इस पे कार्य करेगा वो डिपेंड करेगा इस वाले आवेश का मान और इस वाले आवेश के मान के गुणनफल पर। ठीक। दूसरा चीज हमें ध्यान में रखना है कि ये दोनों जो आवेश हैं, ये दोनों मान लो इतने दूरी पे हैं, तो उस कंडीशन में जो इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो कम होगा या अधिक होगा जब मार्कर हमारा इतना दूरी पे होगा। तो जब मार्कर इतना दूरी पे होगा तो इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। और जब मार्कर यहां पे आ जाएगा तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा, और जब मार्कर यहां पे आ जाएगा तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल और बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो मतलब आवेश यदि पास आते हैं या आवेशों के बीच की दूरी जब हम लोग कम करते हैं तो उस कंडीशन में उनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ गए? अब इसी चीज को कूलाम ने बताया था, जो मैंने कहानी आपको समझाया है, तो समझते हैं हम लोग। ठीक। दो समान आवेश या असमान आवेश के बीच सदैव प्रतिकर्षण या आकर्षण बल कार्य करता है। इसके संदर्भ में कूलाम ने एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इतना लॉजिक आपको बता दें, इस नियम के अनुसार किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब यहाँ पे दोनों आवेश हैं, इस दोनों आवेशों के गुणनफल के या फिर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर बात? अब आगे एक कंडीशन है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r हो, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r हो, यहां पे बीच है लिखा हुआ है, तो F जो होगा, जो बल इनके बीच में लग रहा है, वो डिपेंड करेगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, या वो डिपेंड करेगा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की। मतलब अगर इस आवेशों के बीच के गुणनफल और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है या स्मॉल r है, तो उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि हम लोग इसके बीच की दूरी को बढ़ाते जाएंगे तो इस पे जो आवेशों के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान होगा वो क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। इसलिए यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती लिखा गया है। मतलब F व्युत्क्रमानुपाती है 1/r के स्क्वायर की। अब इस दोनों समीकरण को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे F जो है वो क्या है? अनुक्रमानुपाती है, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती। दोनों किसके हैं? फोर्स के ही हैं। दोनों क्या है? बल के लिए ही। तो इस दोनों समीकरण को देखने से हमें मिला कि F जो प्रोपोर्शनल है वो Q1 Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो 1/r² के। अब इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन जो यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम लोग क्या करते हैं? हटाते हैं, तो हमें एक बराबर का साइन मिलता है, और इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हमें क्या मिलता है? K नियतांक मिलता है। ये जो K है, इस K को हम लोग बोलते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक, और दो आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है उसके लिए जो अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब इस K का जो मान है वो कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाले समीकरण में K का ये दोनों मान उठा के रख देंगे तो हमें आ रहा है कि जो समीकरण मिलेगा वो क्या मिलेगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², और एक बार 9 × 10⁹ रखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2
आर स्क्वायर न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन में होता है। ठीक, और जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युशीलता। अब हम लोग थोड़ा सा बार बार ये एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं 8.85 × 10⁻12, ये वैल्यू आपको बार बार पूछा जाता है कि कैसे आता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है या एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जहां पे मार्कर कर रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करके रखना है, इसको नहीं भूलना है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान तथा मात्रक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? के जो है वो किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एक इसके बराबर है 9 × 10⁹ के। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, 1 के बटा में है, मतलब अपॉन में है, तो इसको हम लोग ऊपर में भेजेंगे, तो ये जो 9 × 10⁹ है वो कहां पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब हम लोग 4 पाई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ गुणा हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? नीचे भेज देंगे, तो 1/4 पाई गुणे 9 × 10⁹ हो जाएगा। अब 4 × पाई का मान कितना होता है? जो पाई रहता है उसका मान 3.14 और 9 × 10⁹ होता है। अब इन सबका हम लोग गुणा करके एक में भाग देंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 8.85 × 10⁻12 आएगा। और इसका एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कहां से आया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो यफ बराबर आपको दिख क्या रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 के बटा आर स्क्वायर। ठीक, आपको एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक निकालना है, तो ये तो तुम्हारा जो पूरा वैल्यू था 1/4 पाई, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है, नियतांक है, और नियतांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो आपको यही मिला Q1 Q2 के बटा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन के लिए हम लोग N लिख देते हैं। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और इस मीटर स्क्वायर का इधर गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मीटर स्क्वायर। और Q1 Q2 क्या है? आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम के लिए C स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे मिलकर हमें 1/एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट हमारा ऊपर जाएगा, तो ये जो मात्रक है वो भी हमारा कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे। तो कूलाम स्क्वायर नीचे है, तो ये ऊपर जाएगा, और न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारा नीचे आ जाएगा। तो यही होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ गए कैसे आया? ठीक, अब आगे आपको देखना है कि एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र कैसे देखते हैं? कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है? कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। अब आवेश का मात्रक जो कूलाम है, कूलाम है, इस कूलाम के लिए विमीय सूत्र में कोई भी वर्ड नहीं दिया गया है, जिसके लिए हम लोग दूसरा मात्रक निकालते हैं आवेश का। तो दूसरा मात्रक हमें आवेश का मिलता है एम्पियर सेकेंड। दूसरा मात्रक क्या मिलता है हमें आवेश का? एम्पियर सेकेंड। किस फॉर्मूले से? Q बराबर I × T से। ठीक, I क्या है? धारा है, और T क्या है? समय। तो धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड। तो एम्पियर के लिए हम लोग यूज करते हैं A, और सेकेंड के लिए हम लोग यूज करते हैं T, और इन दोनों को हम लोग अलग अलग जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो पास पास लिख देते हैं, तो AT हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे कूलाम का स्क्वायर है, तो AT का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर अंदर आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? A स्क्वायर और T स्क्वायर। समझ गए कैसे आया? न्यूटन जो होता है वो क्या होता है? न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक होता है, और बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? यम लिखते हैं, और त्वरण के लिए क्या लिखते हैं? L(T⁻²)। तो यम L(T⁻²) हो जाता है। और मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका एक रूल होता है कि सबसे पहले हम लोग यम लिखते हैं, फिर L लिखते हैं, फिर T लिखते हैं, फिर A लिखते हैं। ये सब रूल होता है, ठीक ना? तो यम को सबसे पहले लिखेंगे, तो यम हमारा अपॉन में है, तो यम ऊपर जाएगा, तो -1। अब यल काउंट करते हैं, तो यल हमारा 3 है, और तीनों अपॉन में है, तो तीनों ऊपर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? -3। और यहाँ पे T⁻2 है, और यहाँ पे अपॉन में T⁻²है, तो ये T⁻² ऊपर जाएगा, तो T⁻2 हो जाएगा, और T⁻2 मिलकर T⁻4 हो जाएगा, और ऊपर A⁻2 है, तो A⁻2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र हो गया। अभी थोड़ा सा और यहाँ पे टॉपिक कूलाम के नियम में बचा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हो रही थी वो हमारा
एक ऐसे माध्यम में हो रहा था जो कि हवा हो। अगर इसी हवा वाले माध्यम को हम लोग बदल दें और किसी नए माध्यम को लाए जिसका अपवर्तनांक k हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, माध्यम चेंज होने पे जो बल कार्य करता है उसके बीच में क्या रिलेशन मिलता है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा मैं हट जाता हूं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इधर वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इसको मैं क्लीन करूंगा और इधर वाला पोर्शन मैं रहने दूंगा, क्योंकि इधर से ही आपका इधर यूज होगा। यहाँ पे आगे ही बता रहा है कि यदि निर्वात के स्थान पर दोनों आवेशों को k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखना पड़े तो क्या होगा। यहाँ पे जो चीजें आप देख रहे थे ये आपका निर्वात में हो रहा था, यहाँ पे जो देख रहे हैं वो माध्यम चेंज कर दिया गया है। निर्वात का मतलब ऐसा जगह जहां पे कोई माध्यम न उपस्थित हो, और यहाँ पे यही आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया गया। तो माध्यम में रखने पे यहाँ पे हमें नियतांक मिलता है k। इस k को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। इस k को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि k नहीं है और माध्यम चेंज करने पे जो माध्यम होगा उस अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग आपको परावैद्युतांक मिलेगा। तो Fm बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 के बटा r स्क्वायर। अब इन दोनों की अगर हम लोग तुलना करेंगे तो इस दोनों इक्वेशन में देखने पे आपको बस यही चीजें दिख रही होंगी कि यहाँ पे k है और यहाँ पे k नहीं है। इसका मतलब Fm जो है वो पूरी तरीके से बराबर है F के तो बराबर है, साथ में अगर उसके नीचे अगर हम लोग इतना पूरा वैल्यू देखें, k को यहां से हटा के मान लो हम लोग गायब कर दें तो ये पूरा वैल्यू तो F के बराबर है। तो F हम लोग लिख दिए इसके लिए, और यहाँ पे जो k है वो कहां पे नीचे है, अपॉन में, तो इसलिए इसके लिए k लिख दिए। अब यहाँ पे वही हम लोग क्या करेंगे, k का जो मान है उसको निकालेंगे, तो k को इस तरफ भेजेंगे, Fm को नीचे भेजेंगे, तो k बराबर क्या हो जाएगा, F के बटा Fm। ठीक, ये हमारा हो गया। अब जो एप्सिलॉन 0 था इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब यदि हम लोग परावैद्युत माध्यम जो देख रहे हैं, इस परावैद्युत माध्यम की अगर हम लोग वैद्युतशीलता देखना पड़े तो उसके लिए हम लोग अलग वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग एप्सिलॉन बोलेंगे, और ये जो एप्सिलॉन होगा वो एप्सिलॉन 0 k के बराबर होगा। तो ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है, माध्यम के लिए, जो यहाँ पे माध्यम हम लोग यूज कर रहे हैं उस माध्यम के लिए हम लोग एप्सिलॉन यूज कर रहे हैं। और एप्सिलॉन नॉट k क्या है, एप्सिलॉन नॉट k जो है वो हमारे निर्वात के लिए है इसमें, तो एप्सिलॉन नॉट k की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन पुट कर देंगे। और फिर अगर हम लोग तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, k बराबर एप्सिलॉन के बटा एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर इसको और इसको हम लोग देखें तो m बराबर हमें क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 के बटा r स्क्वायर। Fm से Fm कैंसिल हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे मिला क्या, एप्सिलॉन मिला और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट k मिला, तो एप्सिलॉन जो हो गया वो हमारा एप्सिलॉन नॉट k के बराबर हो गया। ठीक, अब k का मान निकालना तो एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक, वही चीज यहाँ पे किया गया है, तो k बराबर एप्सिलॉन नॉट के बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इस k को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, ये जो परावैद्युत माध्यम है मतलब माध्यम चेंज कर दिया गया उसकी वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 जिसको निर्वात की वैद्युतशीलता बोलेंगे का जो अनुपात रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। वैद्युतशीलता के अनुपात, यहां पे लिख देना बीच में, के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक बात, ये हमारा जो कूलाम का नियम है, ये कूलाम के नियम का कंप्लीट डेरिवेशन है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से ये नियम समझ में आ चुका होगा। तो फिर नेक्स्ट हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके थ्रू हम लोग सवाल करेंगे, क्योंकि वहां पे वेक्टर से रिलेटेड बातें आ सकती है कि कब किस कंडीशन किस डायरेक्शन पे आवेशों के द्वारा फोर्स लगाए जा रहे हैं, वहां पे ये सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो यही था आज का पूरा कंप्लीट वीडियो। फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे यदि पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।